नमस्कार, आप देख रहे हैं राजधानी एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करते हुए सबसे पहले आपको बता दें, बीजेपी सदस्यता अभियान का शुभारंभ हो चुका है। पीएम नरेंद्र मोदी अभियान का शुभारंभ करेंगे। बीजेपी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। 10 साल में पीएम मोदी ने कई क्रांतिकारी फैसले लिए हैं। हर क्षेत्र में देश ने नई ऊंचाई को छुआ। 140 करोड़ लोगों को विकसित भारत का विजन दिया। हिमाचल प्रदेश से बड़ी अपडेट सामने आ रही है। हिमाचल सरकार के पास पैसों की कमी हो गई है। पहली बार कर्मचारियों को 1 तारीख को सैलरी नहीं मिली है। पहली बार कर्मचारियों के खाते में नहीं आया पैसा। 1.5 लाख पेंशनर्स के खाते में सैलरी नहीं पहुंची है। सीएम सुक्खू ने विधायकों से सैलरी ना लेने की अपील की है। विधायकों से 2 महीने की सैलरी नहीं लेने का आग्रह किया है। हिमाचल प्रदेश सरकार के पास पैसों की कमी हो गई है। हिमाचल प्रदेश सरकार के बोझ में इजाफा है। कर्ज के बोझ तले दब गया हिमाचल प्रदेश पर। वर्तमान में लगभग 94,000 करोड़ रुपए का भारी कर्ज है। वित्तीय बोझ की वजह से राज्य की वित्तीय स्थिति बहुत कमजोर हो चुकी है। इसके संकेत पहले ही मिल चुके थे, जब प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने विधानसभा में विधायकों से 2 महीने की सैलरी नहीं लेने का आग्रह किया था। इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है जब सूबे के 2 लाख कर्मचारियों और 1.5 लाख पेंशनर्स के खाते में उनकी सैलरी और पेंशन नहीं पहुंची है। इससे पहले 1 तारीख को सैलरी और पेंशन सरकार दे दिया करती थी। प्रदेश में मौजूदा आर्थिक संकट की वजह से सरकार टेंशन में आ गई है। कर्मचारियों और पेंशनर्स के जीवन पर इसका प्रतिकूल असर पड़ रहा है। विपक्ष को अपनी भूमिका निभानी चाहिए और सत्ता पक्ष को अपनी भूमिका निभानी चाहिए। विपक्ष सवाल उठाए, प्रश्न करे और सरकार को उनका उत्तर देना है, पर विपक्ष सदन का वॉकआउट करके चला जाए, वो अच्छी परंपरा नहीं है। अच्छा है कि आज वो आए और मैंने तो पहले उठकर कह दिया कि विपक्ष जो भी मुद्दे उठाना चाहता है उनको उठाने का पूरा मौका दिया जाए, पर विपक्ष सनसनीखेज मुद्दे उठाकर अपनी जो राजनीतिक रोटियां सेकना चाहता है और बिना तर्क के बात करता है, तो उससे सदन का माहौल गरमा जाता है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के उपनगर संजौली में बनी एक मस्जिद को लेकर रविवार को खूब बवाल हुआ। हिंदू समुदाय के सैकड़ों लोगों ने मस्जिद के खिलाफ संजौली में विशाल आक्रोश रैली निकाली। इस दौरान भीड़ ने सड़क पर बैठकर दुकान लगाने वाले विशेष समुदाय के लोगों की दुकानें भी बंद करवाई। संजौली में बनी मस्जिद के बाहर जोरदार नारेबाजी करते हुए मस्जिद अवैध करार देते हुए उसे हटाने की मांग की गई और 5 घंटे तक मस्जिद के बाहर नारेबाजी भी हुई। इस मामले को लेकर मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। अनिरुद्ध सिंह ने कहा, शिमला में अवैध मस्जिद का निर्माण नहीं किया जाएगा। मुख्यमंत्री से भी मस्जिद विवाद को लेकर बातचीत हुई है। हिमाचल प्रदेश के 6 जिलों में भारी बारिश की वजह से बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है।
मौसम विभाग ने भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग के हिसाब से चंबा, कांगड़ा, किन्नौर, मंडी, शिमला और सिरमौर जिले में भारी बारिश के चलते बाढ़ जैसे हालात बन सकते हैं। भारी बारिश से निचले इलाकों में जल जमाव और कई क्षेत्रों में बाढ़ का खतरा बना हुआ है। हरियाणा विधानसभा चुनाव से जुड़ी बड़ी अपडेट आपको बता दें। हरियाणा में कांग्रेस आम आदमी पार्टी का हो सकता है गठबंधन। जी हां, आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुशील गुप्ता का बयान इस बीच सामने आया है। सुशील गुप्ता का बयान, गठबंधन का फैसला हमारे सीनियर नेता करते हैं। 90 विधानसभा सीटों पर पूरी तैयारी है। हरियाणा में आम आदमी पार्टी मजबूती के साथ लड़ रही है चुनाव। हरियाणा विधानसभा चुनाव के बीच राजनीति की चौंकाने वाली खबर सामने आई है। यहां कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में गठबंधन हो सकता है। दोनों ही पार्टियां पहले ही INDIA ब्लॉक के सदस्य हैं। कांग्रेस सूत्रों के मुताबिक इसकी पहल राहुल गांधी ने की है। सोमवार शाम को ही केंद्रीय चुनाव समिति यानी कि CEC की मीटिंग में राहुल गांधी ने हरियाणा के नेताओं से इस बारे में पूछा। इसके बाद एक सीनियर नेता की ड्यूटी लगाई गई है कि वो इस बारे में प्रदेश के नेताओं से बात करें। इससे पहले लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस आम आदमी पार्टी ने मिलकर चुनाव लड़ा था। कांग्रेस ने 9 और आम आदमी पार्टी ने 1 सीट पर चुनाव लड़ा था। कांग्रेस 5 सीटें जीती, लेकिन आम आदमी पार्टी कुरुक्षेत्र सीट हार गई थी। हालांकि चंडीगढ़ चुनाव में एक साथ लड़ने पर कांग्रेस आम आदमी पार्टी ने निगम और लोकसभा चुनाव जीता था। चले इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए ग्राउंड जीरो का रुख करते हैं। वीना हमारे साथ ग्राउंड जीरो से लाइव जुड़ी हुई हैं। वीना, क्या कुछ अपडेट है पूरे मामले में? देखिए, एक बहुत ही चौंका देने वाली खबर है। दिल्ली में अलायंस टूटा और माना यह जा रहा था कि हरियाणा में अब खबरें आ रही हैं कि हरियाणा में एक हो सकते हैं। जी बिल्कुल पूजा, राजनीति बिल्कुल गरमाई हुई है। 3 दिन रह गए हैं इलेक्शन को लेकर, लेकिन पहले कांग्रेस द्वारा, आम आदमी पार्टी द्वारा कहा गया था कि गठबंधन नहीं करेंगे, लेकिन अब जैसे ही सूचना मिल रही है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन हो सकता है, जिसके चलते राहुल गांधी ने बड़े लीडर्स नेता की और ड्यूटी भी लगाई है और जो नेता इस बारे में पूरी जानकारी भी ले रहे हैं। लेकिन जो हरियाणा कांग्रेस है वो ये गठबंधन नहीं चाहती है, क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा का कहना है कि क्योंकि अगर पार्टी की बात करें तो हरियाणा कांग्रेस में भूपेंद्र सिंह हुड्डा, रणदीप सुरजेवाला और सवारी शैलजा को लेकर पहले सीटों को लेकर काफी घमासान हो रहा है। लेकिन अगर ऐसे में आम आदमी पार्टी के साथ भी पूजा अगर गठबंधन हो जाता है तो आम आदमी पार्टी भी ऐसे में सीटें मांगेगी, जिसके चलते भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा है कि अगर आम आदमी पार्टी को हम सिर्फ 3 से 4 सीटें दे सकते हैं, लेकिन अगर उससे ज्यादा सीटें आम आदमी पार्टी मांगती है तो गठबंधन नहीं होगा। क्योंकि पहले भी लोकसभा चुनावों की अगर बात करें तो लोकसभा चुनावों में गठबंधन हुआ था आपका और कांग्रेस का, जिसमें कांग्रेस की अगर बात करें तो कांग्रेस की 7 सीटें आई थी और जो एक पंजाब की अगर बात करें तो और 1 सीट इनकी आम आदमी पार्टी की आई थी। लेकिन अगर हम हरियाणा की बात करते हैं तो सुशील गुप्ता जो है कांग्रेस के जो 75 से प्रत्याशी थे वो हार गए थे, लेकिन बाकी जो है 5 लोकसभा की सीटों पर जो है कांग्रेस ने जीत हासिल की थी। लेकिन जिस तरह से अभी राहुल गांधी ने भी अपने हरियाणा जो कमेटी है उनसे बातचीत की है कि क्या इनसे गठबंधन करना चाहिए या नहीं, इससे क्या फायदे होंगे या क्या नुकसान होंगे, लेकिन इस पर अभी शाम को इनके और बैठक है, उसमें ही पता चल पाएगा कि इनका जो गठबंधन होगा या नहीं होगा। लेकिन इससे पहले अगर हम बात करें, आम आदमी पार्टी में जो है अरविंद केजरीवाल भी जेल में बंद है, लेकिन उनकी इनसे जो काम जो कर रहा है उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल है। इसके अलावा भगवंत मान है, भगवंत मान भी इस बार केजरीवाल को हरियाणा का बेटा कहकर जगह जगह पर प्रचार कर रहे हैं कि वो चाहते हैं कि पंजाब की तर्ज पर और दिल्ली की तर्ज पर हरियाणा को बनाया जाए। लेकिन सुनीता केजरीवाल ने भी कहा था और अरविंद केजरीवाल ने भी कहा था कि वो अकेले से 90 विधानसभाओं पर चुनाव लड़ेंगे। लेकिन जिस तरह से राहुल गांधी ने पहल किया और उन्होंने कहा है कि हम चलिए, बहुत शुक्रिया वीना हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां तेज हो गई हैं। करनाल में बीजेपी की जन आशीर्वाद रैली, इस बीच जन आशीर्वाद रैली में मुख्यमंत्री ने शिरकत की है। सीएम सैनी का पगड़ी पहनाकर स्वागत किया गया। जन आशीर्वाद रैली को सीएम का संबोधन, सीएम ने कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दिया है। सीएम सैनी ने कांग्रेस पर तंज कसा है।
कांग्रेस झूठ पर जिंदा रहने वाली पार्टी है, ये कहते नजर आए हैं नायब सिंह सैनी। कांग्रेस के डीएनए में लोगों का शोषण करना है। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने तरावड़ी में जन आशीर्वाद रैली को संबोधित किया। सीएम ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कई सवाल किए। उन्होंने कहा कांग्रेस हमसे हिसाब मांग रही है, थोड़ा अपने कार्यकाल का भी हिसाब दे दो। इन पर एक कहावत फिट बैठती है, दिल में कसक है, चेहरे पर नकाब लिए फिरते हैं। जिनके खुद के खाते खराब हैं वो हमारा हिसाब लिए फिरते हैं। हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 बीएसपी ने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। बीएसपी ने 4 सीटों पर उम्मीदवार उतार दिए हैं। जी हां, हरियाणा में बीएसपी इंडियन नेशनल लोक दल मिलकर लड़ रहे हैं चुनाव। 90 सीटों पर विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। हरियाणा विधानसभा चुनावों के लिए बीएसपी ने अपने 4 विधानसभा सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान किया है। ये चुनाव 1 अक्टूबर 2024 को होने वाले हैं। इस बार हरियाणा में बीएसपी और इंडियन नेशनल लोक दल मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने इस बार हरियाणा में अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए गठबंधन का सहारा लिया है। बीएसपी ने जगाधरी से विधानसभा सीट के लिए व्यापारी दर्शन लाल खेड़ा का उम्मीदवार के रूप में चुनाव के लिए मैदान में उतारा है। अगर हम बीएसपी के इतिहास की बात करें तो काफी लंबे समय तक जगाधरी की सीट बीएसपी के खाते में रही है। इसी मसले पर बीएसपी प्रत्याशी दर्शन लाल खेड़ा से हमारी सहयोगी वीना अरोड़ा ने खास बातचीत भी की है। कि अगर हम जगाधरी की बात करें तो किस तरह के हालात जो जगाधरी में हैं और वो क्या कहना चाहेंगे इस बारे में। दर्शन लाल जी, आपका न्यूज़ इंडिया चैनल पर स्वागत है। थैंक यू जी। आपका दर्शन लाल जी, अब पहले चुनाव 1 अक्टूबर को थे, अब 5 अक्टूबर को हैं, तो ऐसे में आप क्या कहना चाहेंगे। इससे साफ नज़र आता है भाजपा सरकार पूरी तरह से हड़बड़ाई हुई है। तारीख बदलने का मतलब कि लोगों के ऊपर खर्चा और ज़्यादा बढ़ गया। तो सरकार की क्या सोच थी, पता नहीं क्या सोच करके तारीख बढ़ाई। मतलब इससे मैसेज भाजपा के प्रति और गलत ही गया है। तो जनता के बीच आप जा रहे हैं, बसपा के प्रत्याशी आपको बनाया गया है, तो जनता का किस तरह के वादे आप लेकर जनता के बीच जा रहे हैं ताकि जनता आपको वोट दे। शहर को मैं एक बहुत ही अच्छा मॉडल तरीके से बनाना चाहता हूँ। हमारे यहाँ एक सबसे बड़ी समस्या है इंडस्ट्री विभाग के लिए कि सीटीपी प्लांट, पहले कांग्रेस ने 10 साल तक, एक ईटीपी प्लांट होता है जो फैक्ट्री वाला खुद अपने पानी को साफ़ करके भेजता है। एक सीटीपी प्लांट होता है, कॉमन ट्रीटमेंट प्लांट जिसे बोल देते हैं, जो सरकार ने लगाना होता है, जिसमें पूरे शहर का पानी साफ़ होकर के आगे जाएगा। उस सीटीपी प्लांट के लिए 10 साल कांग्रेस ने भी पास हो चुका है, यही बात कही, भाजपा ने भी यही बात कही कि पास हो चुका है। सबसे पहले तो मेरा टारगेट यही होगा कि सीटीपी प्लांट चालू करवाना है, जल्द से जल्द उसे लगवाना है। और बहुत सी मुद्दे हैं जो नगर निगम में हैं, आपने देखा होगा प्रॉपर्टी आईडी वाला बहुत बड़ा मुद्दा है। इसको सारे सिस्टम को शॉर्ट करना है। फायर, आप देखो, फायर की एनओसी भी लेनी हो तो आज समझ लो कि रिवॉल्वर का लाइसेंस लेना और फायर की एनओसी लेनी, इतनी फार्मेलिटी बढ़ा दी है। यदि हमारी सरकार आती है तो हम सिंगल विंडो काम करेंगे। यमुनानगर से न्यूज़ इंडिया के लिए वीना अरोड़ा की रिपोर्ट। कंगना रनौत की फिल्म इमरजेंसी अभी रिलीज भी नहीं हुई और फिल्म के बहिष्कार को लेकर सिख समुदाय के लोग सड़कों पर उतर आए हैं। सिख समुदाय का कहना है कि इमरजेंसी फिल्म में सिखों की भावनाओं को आहत किया गया है। अगर ये फिल्म थिएटर में लगती है तो हरियाणा में कानून व्यवस्था बिगड़ सकती है। साथ ही सिख समुदाय ने प्रशासन से अपील की है किसी भी थिएटर में ये फिल्म ना लगने दी जाए। इस मसले पर फिल्म के खिलाफ सिख समुदाय के लोगों से हमारी संवाददाता वीना अरोड़ा ने खास बातचीत भी की। अभी रिलीज भी नहीं हुई है, उस फिल्म के बॉयकॉट को लेकर सिख समाज सड़कों पर उतरा है। ऐसे में हमारे साथ सिख समुदाय के कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे बातचीत करते हैं कि क्या विरोध है, क्यों बॉयकॉट किया जा रहा है फिल्म का। बत्रा जी, इमरजेंसी फिल्म थिएटर में जो लगी भी नहीं है, उसके लिए आप विरोध कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। साडा विरोध है जी, एक तो साडे सिखां दी किरदार खुशी जिहड़ी इस फिल्म ने कीती है वो सानू सहन नहीं हैगी।
ਔਰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਿੱਖ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਯਮੁਨਾਨਗਰ ਦਾ ਸਿੱਖ, ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਫਿਲਮ ਨਾ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ ਸਾਡੇ ਯਮੁਨਾਨਗਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਪੂਰੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਦਿਖਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਸਿੱਖ ਔਰ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੰਗਨਾ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿਖਾਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਖਿਲਾਫ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਕਹਿਣਾ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਦਾ ਕਿ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੇ ਸਾਡੀ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਕਿ 100 ਰੁਪਏ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਖੈਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹਦੇ ਕਰੈਕਟਰ ਦਾ, ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਬੋਲਾਂਗੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਔਰ ਸਾਰਾ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਡਾ ਵਿਰੋਧ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਫਿਲਮ ਨਾ ਲੱਗੇ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਯਮੁਨਾਨਗਰ ਦੇ ਖਾਸ ਕਰ, ਔਰ ਆਪਾਂ ਕਲੀਅਰ ਥੀਏਟਰ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਫਿਲਮ ਨਾ ਲਗਾਈ ਜਾਏ। ऐसे में हालत बिगड़ सकता है अगर फिल्म लगती है तो? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ ਕਿੰਨਾ ਰੋਸ਼ ਹੈ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਹਾਲਾਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵਿਗੜਨਗੇ? ਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਾਂਭ ਲਾਂਗੇ ਫਿਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ? ਨਹੀਂ ਸਾਂਭ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਆਪਾਂ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਹ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੇ, ਇਸ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਾ ਦੇਵੇ। ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ, ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ, ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਤੇ ਕਰਦੇ ਆਈ ਨਹੀਂ ਆ ਲੋਕ, ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਅਪੀਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਾ ਕਰੋ ऐसा ਕੰਮ। आप क्या कहना चाहेंगे कि फिल्म का विरोध किस तरह से करते हैं? बस यही बार बार यही रिक्वेस्ट की जा रही है अभी ये फिल्म रिलीज़ ना हो, हरियाणा के अंदर भी बैन किए जाए, बॉयकॉट किया जाए। जो कि यमुनानगर की संगत आप देख ही रहे हैं, सारे किसे इकट्ठा में आके ये बात कह रहे हैं कि ये फिल्म रिलीज़ नहीं होनी चाहिए। तो हम तो रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं जी बार बार ये कि मूवी रिलीज़ ना की जाए, और क्योंकि ये माहौल ख़राब होगा, फ़ायदा कुछ नहीं है। बाकी हम थिएटर मालिकों से भी इस बारे में इंटीमेट किया जाएगा कि भी ये मूवी रिलीज़ ना हो, रिलीज़ होती है तो माहौल ख़राब किया जाएगा। ये रिक्वेस्ट है कि मूवी रिलीज़ ना करें। हमने देखा कि सिख समुदाय का कहना है कि ये फिल्म रिलीज़ ना हो। अगर ये फिल्म रिलीज़ होती है कहीं ना कहीं यहाँ पर लॉ एंड व्यवस्था जो है बिगड़ सकती है, हालात सामान्य नहीं होंगे, जिसके लिए इन्होंने जिला उपायुक्त को ज्ञापन भी दिया है। यमुनानगर से न्यूज़ इंडिया के लिए वीना अरोड़ा। दिल्ली में कल बीजेपी कोर कमेटी की बैठक होगी। हरियाणा विधानसभा चुनावों को लेकर के ये मीटिंग होने वाली है। बैठक में टिकट वितरण को लेकर विस्तार से चर्चा होगी। हरियाणा कोर कमेटी के सदस्य पहुंच चुके हैं। हरियाणा में जींद के नरवाना में ट्रक ने श्रद्धालुओं से भरे टाटा मैजिक को टक्कर मार दी। इस टक्कर में 3 महिलाओं समेत 7 श्रद्धालुओं की दर्दनाक मौत हो गई है, जबकि 8 लोग घायल बताए जा रहे हैं। घायलों का नरवाना के सरकारी अस्पताल में इलाज चल रहा है। पुलिस से जानकारी जो मिली है उसके हिसाब से कुरुक्षेत्र के मर्शेदी गांव के रहने वाले करीबन 15 लोग टाटा मैजिक में सवार होकर राजस्थान के गोगामेड़ी धाम पर पूजा अर्चना करने जा रहे थे और रास्ते में सड़क हादसे के शिकार हो गए। घटना से पूरे गांव में मातम पसरा हुआ है। 12 के आसपास जो अपना हिसार चंडीगढ़ हाईवे है उसमें बिदराना गांव के लगते ही हाईवे पे एक्सीडेंट हो गया है टाटा मैजिक और ट्रक के बीच में, जिसमें हमारे पास जो सिविल हॉस्पिटल नरवाना में रात को करीब 1 बजे के आसपास आए हैं, घायलों को लेके एम्बुलेंस लेके आई है। तो उसमें 9 जो घायल व्यक्ति थे उनको हमने रेफर कर दिया है एमएमसी अग्रोहा प्राथमिक उपचार देने के बाद, और जो बाकी 7 जने थे जिसमें कि 4 पुरुष हैं और 2 महिलाएं हैं और 1 बच्चा है, वो मृत है। हमारे पास सूचना मिली रात को, बोले वह हादसा हो गया है, तो ट्रक पिकअप और इसका ट्रक का एक्सीडेंट बताया गया था जो कि ऊपर से पुल आई थी, और मैं फ़ौरन वहीं पे पहुंचा तो मैंने जाके देखा तो बहुत ज़्यादा पेशेंट सीरियस थे और बहुत ज़्यादा पेशेंट थे। तो मैंने फिर 3-4 गाड़ियाँ और बुलाई, हमने 4-5 गाड़ियों के साथ में इकट्ठा करके तो सभी को यहाँ पे सिविल हॉस्पिटल नरवाना में पहुँचाया गया। तो वहाँ को उसके उपचार के लिए तो मैं गया तो वहाँ पे देखा तो मैंने कम से कम 7 बंदे तो वहीं पे एक्सपायर हो गए थे मौके पे तुरंत, और फिर हम जो भी बाकी बचे थे वो सभी को घायल हो रहे थे उसको माम उठा के 7-5-6 गाड़ियाँ दी हमारी, दोबारा चक्कर लगाए हैं, वापस गए हैं और फिर दोबारा लेके आए हैं।
तो वहाँ से लेके आने के बाद में फिर यहाँ पे नरवाना GH पर ही उसका ट्रीटमेंट करवाया गया सभी का। पंजाब विधानसभा मानसून सत्र का दूसरा दिन अपार्टमेंट एंड प्रॉपर्टी रेगुलेशन संशोधन बिल पेश हुआ है। जंगी जागीर की राशि 10,000 बढ़ी है। अवैध कॉलोनी काटने वालों पर जुर्माना भी इस बीच लगेगा। 25 लाख से 5 करोड़ तक का जुर्माना। नियमों का उल्लंघन करने पर 10 साल तक की सजा। पंजाब विधानसभा के मानसून सत्र में दूसरे दिन सीएम भगवंत मान ने पंजाब अपार्टमेंट एंड प्रॉपर्टी रेगुलेशन संशोधन बिल 2024 पेश किया है। इसके अलावा द ईस्ट अवार्ड वॉर संशोधन बिल भी पेश किया गया है। द ईस्ट अवार्ड वॉर संशोधन बिल विधानसभा में पास कर दिया गया। बिल में संशोधन के तहत जंगी जागीर की राशि 10,000 रुपए से बढ़ाकर 20,000 कर दी गई है। आखिरी बार साल 2013 में इस बिल में संशोधन किया गया था। इससे पहले सदन ने स्वास्थ्य विभाग में 1946 पदों को मंजूरी दी है, तो वहीं 446 पदों पर अक्टूबर में भर्ती की तैयारी पूरी कर ली गई है। इसका नोटिफिकेशन जल्दी जारी होगा। राकेश इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए हमारे साथ में। राकेश, क्या कुछ अपडेट है? पंजाब विधानसभा सत्र का दूसरा दिन था और ऐसे में कई सारी ऐसी चीजें जो है मंजूर हुई हैं जिनका इंतजार शायद पंजाब बहुत दिनों से कर रहा था। बता दें कि जैसे कि भैया आज एक उसको लेकर आज सदन में काफी विजंबनी हुई इस मुद्दे को लेकर कि जो प्रॉपर्टी है इलीगल जो प्रॉपर्टीज है उसके ऊपर एक्शन दिया जाएगा। तो दूसरी तरफ जो 500 गज के आसपास की जो प्रॉपर्टीज है उनके ऊपर एनओसी देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि काफी लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता था। 31 जुलाई से पहले जो भी प्रॉपर्टी की एग्रीमेंट हुए हैं उनमें एनओसी की जरूरत नहीं है, चाहे वो 2022 में हुई है चाहे वो 23 में है। 31 जुलाई से पहले की जो है उसके ऊपर जो है छूट की गई है। और आपको बता दें इसकी जो डेडलाइन डेट है अभी अक्टूबर नवंबर तक की गई है। मां सरकार की तरफ से एक ये श्लाघनीय कदम है, तो इसके ऊपर पंजाब के वासी बहुत खुश हैं और इसकी भरपूर श्लाघा भी कर रहे हैं। और इसके ऊपर आपको बता दें कि जो इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज है उनके ऊपर जो अपार्टमेंट है उनके ऊपर एनओसी नहीं मिलेगी और उनके ऊपर जो है 25 लाख से लेके 5 करोड़ तक का जुर्माना भी लगाया जा सकता है। चलिए, बहुत शुक्रिया राकेश हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। राजधानी एक्सप्रेस में खबरों का सफर यहीं तक। बुलेटिन के उस पार ताजा अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ इंडिया, क्योंकि हम हैं राष्ट्र की आवाज।